How was your day? तो हमने इनकम टैक्स में आगे जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, क्या आपने उसमें से कुछ रिवाइज या कुछ फिर से पढ़ने की कोशिश की? सर ये फार्म में इशू आया है सर। कहाँ पे? फार्म्स में, पर्सन्स के अंदर जो फार्म है वहाँ पे। फॉर्म फॉर्म, हाँ। हाँ। ओके, मैं देख लेता हूँ पहले एक बार, जरा सबको आ जाने दीजिए, फिर इश्यू आपके सॉल्व करते हैं थोड़ा। सो एवरीवन रेडी? So let's begin with the session of today. All right. हाँ जी मिस्टर मनीष, आप कुछ बोल रहे थे कि फर्म में आपको कुछ इश्यू आ रहे थे। यस सर, आप जो फॉर्म का पॉइंट है वो अगर आप समझा देते तो बेटर रहता, क्योंकि उसके अंदर जो बुक्स में लिखा है उस हिसाब से कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा हो रही है। फर्म यानी स्पेसिफिकली फर्म को पार्टनरशिप फर्म के लिए उन लोग ने मेंशन किया गया है। इट्स स्पेसिफिकली टू पार्टनरशिप फर्म। अब उसके लिए कोई और चीज नहीं है। फर्म इज जस्ट एंड जस्ट पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म दो तरह की हो गई है, पहले एक ही तरह की थी लेकिन अब दो तरह की हो गई है, जिसमें एक है नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म और दूसरी है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोनों के लिए वर्ड फर्म यूज किया गया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं फर्म। देखिए, सी, यहां पे इन लोग ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है फर्म एज पर सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932. Partnership means relationship between persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद उन लोग ने लिखा है कि पर्सन्स हु एंटर इनटू सच बिजनेस आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड सच बिजनेस इज नोन एज अ फर्म। गॉट इट? हेलो? यस सर। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसमें आगे बढ़ते हैं। अ फर्म इज दो नॉट हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट हैज अ सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स। अब ये क्या कहा है यहां पे, शायद आपको कंफ्यूजन हुई होगी यस सर। कि ये नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है कि वो भी एक अलग पर्सन है जिसको अलग तरीके से हम एसेस कर सकते हैं। अदरवाइज हम, मैं और मेरा एक बंदा दोस्त मिलकर हम लोग एक बिजनेस शुरू किया और उसमें से हमने कमाई की, तो वैसे तो जो कमाई है मेरी और मेरे दोस्त की है, हम पार्टनर्स की है। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है कि जो फर्म है वो भी एक अलग आइडेंटिटी है, वो उसका बिजनेस अलग है अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर्स अपना जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये जो पार्टनरशिप फर्म है
वो एक अलग एंटिटी है। इतनी सी बात है। यानी कि 3 बंदे हो गए, मैं, मेरा पार्टनर और तीसरा ये पार्टनरशिप फर्म। गॉट माय पॉइंट मनीष? यस सर। Just a second, sir. Sorry to interrupt. Yes. Are you showing something to the students? Have you shared your screen? Yes. I think it is not visible. Can everyone see the shared content? Wait, I can do it. Yes, ma'am. Can anyone see? यस सर। अवेलेबल है। Okay. ओके, उसके बाद किसी और को कोई डाउट? अब तक जो पढ़ा हमने, चलो हम एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन सेशन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। अब यहां पे आगे आते हैं। हाँ, सेशन 1 हम एक बार देख लेते हैं, छोटा सा है तो एक क्विक रिकैप हो जाएगा कि पर्सन्स क्या है। पहला है हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे हमने आगे बताया था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट की कोई भी जो चीज होती है, कॉर्पोरेशन है या फिर कोई और पार्टी का कुछ होता है, तो वो लोकल अथॉरिटी में, जैसे कि पंचायत होती है, कॉर्पोरेशन होता है, तो ये लोकल अथॉरिटी में आती है। उसके बाद है कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड आ जाता है तो एक कंपनी के तौर पे वो स्टेटस उसका हो जाता है। फिर दूसरा उन लोग ने कहा मिस्टर अमिताभ बच्चन, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो एक पर्सन है, इंसान है, ह्यूमन लिविंग बीइंग है, तो उसे हम इंडिविजुअल के स्टेटस में डालेंगे। उसके बाद उन लोग ने किया है कि अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब कॉर्पोरेशन वर्ड आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते कि भाई लोकल अथॉरिटी गिने या कंपनी गिने, बट एट द एंड वर्ड कौन सा यूज हुआ है? लिमिटेड। तो लिमिटेड कंपनी में आता है। उसके बाद आता है अ जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि वो एक HUF में आ जाता है, कि पूरी फैमिली का जो स्टेटस हो जाता है वो HUF में आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ना कोई वो कंपनी है, ना कोई वो फर्म है, ना वो इंडिविजुअल है, ना कोई लोकल अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, तो वो क्या है? तो वो एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी नहीं है कि भाई 2-5 बंदों ने मिलकर इकट्ठे करके काम किया हो, तो वो है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शनल पर्सन। उसके बाद आता है X and Y हु आर लीगल हेयर्स ऑफ Z। अब Z जो बंदा है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी है, उसके जो भी वारिसदार है वो X and Y दोनों है। अब वो दोनों मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के तौर पे हम उसको कंसीडर करेंगे। साथ में हो तो, लेकिन अलग अलग हो तो वो इंडिविजुअल में आएंगे। बट Z की जो प्रॉपर्टी है वो साथ में कंबाइंड वे में X और Y की है, और X और Y दोनों अगर साथ में है तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। गॉट माई पॉइंट फ्रेंड्स? उसके बाद आता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी एक प्रोप्राइटर के तौर पे है। प्रोप्राइटर का दूसरा मतलब ही इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल का दूसरा मतलब प्रोप्राइटर है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इंडिविजुअल कहलाता है। फिर है पार्टनरशिप बिजनेस, जैसे अभी हमने मेंशन किया, तो वो फर्म के कैटेगरी में आता है। सो एक पर्सन का क्विक रिकैप हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के लिए, जो है इनकम। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24
कौन कौन सी तरह की इनकम होती है, हम जो कुछ भी कमाई करते हैं, जो कुछ पैसा हम कमाते हैं, वो सारा का सारा इनकम में आता है। क्या हुआ? पहला है टू कंसिडर एनी रिसिप्ट एज इनकम, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। पहले तो हम एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में बोल देते कि इनकम क्या है। किसी भी तरह, कोई भी तरह की हमारी कमाई हम इनकम बोलेंगे। बिजनेस किया, पैसा आया, तो मेरी इनकम है। मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किए, उसमें प्रॉफिट हुआ, वो मेरी इनकम है। गिफ्ट भी अगर कहीं से आई तो वो भी मेरी एक इनकम ही कही जाएगी, इनडायरेक्ट वे में इनकम ही कही जाएगी। रेंट मैंने लिया, मशीनरी का हो, घर का हो, ऑफिस का हो, किसी भी तरह का रेंट लिया, तो मेरी इनकम कही जाएगी। मीन्स कुछ भी मेरे पास पैसा आया, इट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर इन कैश और इन काइंड, वो मेरी इनकम है। जैसे कि मुझे किसी ने गिफ्ट में एक प्रॉपर्टी दे दी, तो वो मेरी इनकम हुई। अब देखते हैं आगे, कैश वर्सेस काइंड। इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। काइंड यानी कोई भी तोहफा दिया, या फिर मैंने गुड्स के बदले में गुड्स ले लिए। मीन्स जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जहां कैश इन्वॉल्व नहीं है। मानो कि मैंने बिस्किट बेची, बिस्किट के अगेंस्ट में मैंने चावल ले लिए, बार्टर सिस्टम हुआ, तो वो भी एक तरह की मेरी इनकम के सोर्स में ही गिना जाएगा। गॉट इट? तो इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। इनकम रिसीव्ड इन काइंड इज टू बी वैल्यूड एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड। अब ये क्या है कि भाई मानो कि मैंने एक चावल बेचा और उसकी जगह पे मैंने सोना लिया। भाई 10 बोरी मैंने चावल दी, उसकी जगह पे मैंने सोना लिया। तो ये सोना क्या होता है? सोने को मैं वैसे वैल्यू कैसे करूंगा? क्योंकि सोना तो ग्राम्स में आएगा, लेकिन चावल तो किलो में जाएगा। तो डिफरेंशिएट में कैसे करूंगा? तो सोने की भी वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू जो होगी उस दिन की, उसके हिसाब से मैं उसको दूंगा। भाई 10 किलो चावल मैंने, 10 बोरी चावल मैंने उसको दिए, तो उसके सामने वो मेरे को कितने ग्राम देगा? तो 10 बोरी चावल की मैं वैल्यूएशन करूंगा। हाँ आयुष? No, sir, nothing. ओके। तो 10 बोरी अगर मैंने चावल दी, तो उसकी वैल्यूएशन करोगे भाई 10,000 रुपए हुए। तो उस 10,000 रुपए की मैं अब गोल्ड की भी देखूंगा कि वैल्यू 10,000 रुपए के कितने ग्राम गोल्ड आएगा। तो उस हिसाब से मैं उसका वैल्यूएशन करूंगा, और उसके कितने ग्राम आते हैं वो चेक करूंगा। उस हिसाब से मैं उतना गोल्ड उसको दूंगा। तो कोई भी हो, गोल्ड हो, मशीनरी हो, कुछ भी, जो चीज काइंड में अगर मैं रिसीव कर रहा हूं, जो थिंग, जो प्रोडक्ट में रिसीव कर रहा हूं, उसकी वैल्यूएशन के हर एक तरह के अलग अलग क्राइटेरियाज है। अगर गोल्ड है तो उसके मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड वैल्यू देखी जाएगी, फिर कुछ और चीज है तो उसके हर एक, मानो कि वहीकल है तो वहीकल की भी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। हर एक प्रोडक्ट जो मैं काइंड में रिसीव कर रहा हूं, तो उसकी एक वैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा। वो वैल्यूएशन क्राइटेरिया के हिसाब से मैं अपनी इनकम को कंसीडर करूंगा। आगे, and if there is no specific direction regarding valuation in the act or rules, it may be valued as market price। जैसे कि वहीकल की कोई मार्केट वैल्यू की कोई गाइडलाइंस नहीं है। गोल्ड की तो गाइडलाइन है कि भाई वो तो उसके रेट्स अप डाउन होते रहते हैं। प्रॉपर्टी है तो उसके भाई रजिस्टर्ड वैल्यूएशन होता है। लेकिन ऐसी कोई चीज अगर मेरे पास ना हो, तो उसकी मैं वैल्यू कैसे कंसिडर करूंगा? तो वो होगा मेरा मार्केट वैल्यू। मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको जाके वैल्यू करूंगा।
और वो भी अगर ना हो तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से सर्टिफिकेट ले लूंगा कि ये चीज की वैल्यू इतनी है आज के जमाने में। तो कैश बेसिस काइंड का पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इनकम कैलकुलेट करने में मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारी इनकम हुई कि नहीं हुई। जैसे कि मैं सैलरी की बात करता हूं, तो सैलरी तो मेरे पास पैसा जब आएगा तभी हर महीने के एंड में पैसा आ जाएगा, बैंक में पैसा जमा हो जाएगा, तो मेरी वो इनकम हुई। फिर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है, रेंट आता है, तो रेंट भी मेरे हर महीने पैसा जमा हो जाएगा, उसी के बाद मेरी इनकम कही जाएगी। अगर पैसा मुझे नहीं मिल रहा, जो टेनेंट है मेरा हाउस लेकर बैठा है, तो वो बंदा अगर पैसा नहीं देगा तो मेरी इनकम नहीं कही जाएगी। फिर उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में भी जब तक मैं मेरी प्रॉपर्टी या एसेट सेल नहीं करता, जब तक मेरा पैसा नहीं आता, तब तक वो मेरी इनकम नहीं कही जाएगी। क्योंकि प्रॉपर्टी अगर मेरे पास है तो इनकम तो कंसीडर होगी नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी सेल करता हूं, मेरे पास पैसा आ जाता है, तब मैं उसको वैल्यू करूंगा कि मुझे इतना गेन हुआ है। तो ये तीन जो चीज है, वहां पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिलेवेंट नहीं है। जब पैसा आएगा तब मैं कंसीडर करूंगा, क्योंकि नॉर्मली मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, इट इज कैश और एक्रूड और रिसीव्ड, विच एवर इज बेनिफिशियल। कि भाई मेरे पास, जैसे कि एग्जांपल एक और मैं आपको देता हूं कि क्या था एग्जांपल, दिमाग से निकल गया। ओके, आई विल टेल यू लेटर। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, हम मर्केंटाइल बेस्ड लॉ करते हैं। हाँ, एग्जांपल ये था, मर्केंटाइल बेस्ड लॉ हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई पैसा आए या फिर इनकम एक्रू हो, जो भी पहले हो वो हमारी इनकम होगी। लेकिन ये सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन्स है, ये तीन ऐसी चीज है जहां हम जब तक हमें पैसा नहीं मिलता हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, और मेथड ऑफ अकाउंटिंग उसमें कंसिडर नहीं होती। लेकिन बिजनेस इनकम है, बिजनेस में तो क्रेडिट पे भी चलता है। आज हमने माल ले लिया लेकिन हम पैसा बाद में चुकाएंगे, आज हमने माल बेच दिया लेकिन पैसा बाद में मिलेगा। फिर दूसरी और चीजें हैं कि भाई एक्रू हो जाती है, कि भाई हमें ये मिलने वाला ये निश्चित हो जाता है, पैसा भले आगे पीछे हमें मिले, तो हमें उसके लिए आगे पीछे करना पड़ता है कि भाई वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग उसमें कंसिडर करनी पड़ती है कि भाई भले पैसा नहीं मिला लेकिन मेरी इनकम तो हो गई, मुझे आज नहीं तो कल ये पैसा हमें मिलने वाला है। तो वहां पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज इररिलेवेंट इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड्स सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज इररिलेवेंट। जबकि इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, या जैसे कि हमारे बिजनेस की इनकम जिसे हम कहते हैं, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन डिविडेंड। डिविडेंड की बात नहीं है, डिविडेंड तो जिस दिन आया उस दिन हम लोग, कंपनी जिस दिन हमें डिक्लेयर करेगी उस दिन हम उसको कंसिडर करेंगे, वो साल के अंत में हो या साल के पहले हो, जब डिक्लेयर करेगी तब देखेंगे। तो अदर देन डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल ऑन कैश और अक्रूल। अक्रूल यानी कि भाई हाँ मेरा ये निश्चित हो गया कि अब मुझे पैसा मिलने वाला है, तो वो मेरी इनकम कंसिडर करूंगा। तो अक्रूल बेसिस एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटेंसी रेगुलरली फॉलोड बाय द एसएससी। मानो कि अगर कोई एक दुकान रिटेल अपना किराने की दुकान वाला है, वो कैसे कंसिडर करेगा, अक्रूल बेसिस पे या कैश बेसिस पे? चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि किराने वाला दुकान जो है या फिर मेडिकल स्टोर की दुकान जो लेकर बैठा है, वो अपनी इनकम कैसे कंसिडर करेगा? कैश बेसिस से करेंगे। यस, ऑब्वियसली कैश बेसिस पे। जब तक उसका माल बिकेगा नहीं, उसकी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं, किराने वाले की बिस्किट नहीं बिकेगी या मेडिकल स्टोर वाले की दवाई नहीं बिकेगी, तब तक वो तो अपनी इनकम कंसिडर करेगा ही नहीं। तो ये जो है कैश बेसिस वहां काम आता है। अदरवाइज अपने नॉर्मल बिजनेस में कि भाई हमने माल बेच दिया, सेल्स हो गई, भले पैसा आज आए या कल आए, सेल्स हो गई तो हम उसको इनकम कंसिडर कर लेंगे।
ओके, उसके बाद आता है नोशनल इनकम। अब ये नोशनल वर्ड क्या है? एनी आइडिया किसी को? मनीष, आतिश, नीरज, मेरे को स्क्रीन पे इतने ही दिख रहे हैं, सो खुशी, शिवांगी, एनी आइडिया नोशनल चीज क्या होती है? कोई भी एक रफ आइडिया कुछ? अज्यूम्ड जो होता है। समवॉट अज्यूम्ड कह सकते हैं, लेकिन क्या वो अपनी इनकम है या नहीं है, वो कंफर्म कैसे करें? सर वो केसेस टू केसेस डिफर करेगा। यस, केस टू केस बेसिस पे वो डिफर करेगा कि भाई ये मेरी इनकम है या नहीं है। अब कई दफा मैं एक चीज बताता हूं कि मानो कि मैंने अपनी हेड ऑफिस से, मैंने अपनी ब्रांच में मेरी जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं वो मैंने बेची, वहां पे भेज दी। कॉस्ट है मेरी 100 रुपए, लेकिन मैंने उसको 120 रुपए में जो मार्केट में बेचता हूं उसी भाव में मैंने अपने ब्रांच को मेरी प्रोडक्ट बेची। तो 20 रुपया जो है वो मेरी नोशनल इनकम कही जाएगी। पर क्या वो एक्चुअली में मेरी इनकम है? क्योंकि जिस दिन मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तब तो मेरी यहां पे से इनकम होगी, वहां से एक्सपेंस होगा, क्लब हो जाएगा, तो वैसे मेरी इनकम नहीं है। लेकिन फॉर इनकम टैक्स वो मेरी इनकम, फॉर द लॉ या फिर किसी भी तरह वैसे मेरी एचओ के लिए वो इनकम है। लेकिन अगर ओवरऑल सीनेरियो में देखता हूं तो मेरी इनकम नहीं है। दूसरा एग्जांपल कि भाई मेरे पास 4 घर है। अब इनकम टैक्स बोल रही है कि आप एक घर अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड पे तौर पे रखो, लेकिन बाकी के जो 3 घर है वो आप या तो रेंट पे दो, और अगर रेंट पे नहीं दे रहे तो उसकी जो कोई भी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू रेंट की, वो रेंट आप अपनी इनकम कंसीडर करो। अब यहां तो मेरी इनकम हुई नहीं, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोल रही है, लेकिन क्या आप उसको नोशनल इनकम एस्टिमेटेड के भाई एक आपकी इनकम हो रही हो उस तरह कंसीडर करके आप गिनो। तो यहां पे भी यही चीज आ रही है कि मेरी इनकम तो नहीं हुई, लेकिन वैसे इनकम दिख रही है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये कहीं ना कहीं उसी तरह जाता है कि नोशनल इनकम की अगर डेफिनेशन में बोलूं तो एग्जिस्टिंग बेस्ड ऑन सजेशन, कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, एस्टिमेटेड, अजम्पशन, तो वहां पे वो चीज है नोशनल। नोशनल इनकम, अ पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन विथ हिमसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको एचओ और ब्रांच का एग्जांपल दिया, एचओ भी मेरी है, ब्रांच भी मेरी है। मैं एचओ में से ब्रांच को माल बेचता हूं तो प्रॉफिट में बेचता हूं, तो क्या वो प्रॉफिट हुआ? एक्चुअल में नहीं हुआ, लेकिन बुक्स में क्या दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। A person cannot make profit out of transaction with himself. Hence, goods transferred from one department to another department at a profit shall not be treated as income of the business. और वैसे भी भले दिख रहा है, लेकिन एट द एंड वो हमारा इनकम तो क्लब ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि एचओ के लिए अगर जो जो चीज सेल्स है वो ब्रांच के लिए वो परचेज हो जाएगी। तो अगर जिस दिन हमारी बैलेंस शीट मर्ज होगी उस दिन तो मेरा इनकम निकल ही जाएगा। तो इसलिए ये लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई इसको इनकम कंसीडर मत करो। भले आपको वो इनकम दिख रही है, लेकिन वो उसको इनकम कंसीडर मत करो। उसके बाद है सोर्स ऑफ इनकम। इनकम मे बी फ्रॉम अ टेम्पररी सोर्स और फ्रॉम अ परमानेंट सोर्स। कि भाई अभी राखी का त्योहार आया, आगे पे आगे जाके एक बंदे ने अपना स्टॉल राखी का रख लिया, तो क्या राखी पूरा साल चलेगा? नहीं, सिर्फ 5 या 10 दिन चलेगा, तो टेम्पररी सोर्स हो गया। लेकिन अगर कोई दुकान लेके बैठा है तो वो उसके लिए परमानेंट सोर्स है। लेकिन इनकम कोई भी हो, टेम्पररी हो या परमानेंट सोर्स हो, इनकम इनकम है। ओके, तो सोर्स कोई भी हो, टेम्पररी या परमानेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम कंसीडर की जाएगी। उसके बाद है कैपिटल बेसिस रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? मैंने अपनी मशीनरी बेच, मशीनरी जो है वो मेरी कैपिटल एसेट है,
वो मैंने बेच दी, उसका जो पैसा आया वो है कैपिटल रिसिप्ट। मैंने अपना घर बेच दिया, उसका जो पैसा आया वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। मैंने मेरी गाड़ी बेच दी, अब गाड़ी भी हमारी कैपिटल एसेट कही जाएगी, उसका जो पैसा आया वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। मैंने जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा हूं वो प्रोडक्ट बेची, तो क्या वो उसका पैसा है वो कैपिटल कहा जाएगा? नहीं, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। नॉर्मली कैपिटल रिसिप्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, तो डायरेक्टली वो तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन वो टैक्स कब होगा? अगर मैंने उसमें से कुछ गेन कमाया, कोई प्रॉफिट कमाया, कि भाई मैंने सेल्स की, मैंने मेरी परचेज वैल्यू प्रॉपर्टी की माइनस की, और उसके बाद कुछ पैसा बचता है, कैपिटल गेन होता है, तो उस पे टैक्स लगेगा। अगर एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई इस अमाउंट पे टैक्स लगेगा, तो मुझे लगेगा। तो कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, whereas a revenue receipt is not exempted unless specifically provided in the act। कि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कुछ भी करो, बिजनेस करो या फिर अपनी रेंट इनकम कमाओ या कुछ भी करो, सीधा टैक्स लग जाएगा, अनलेस आपका जो इनकम सोर्स है, जो बिजनेस कर रहे हो, वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हो। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट किया है, या फिर कोई और इनकम है जो गवर्नमेंट ने अभी बोले कि टेम्पररी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तब जाके वो एग्जेम्प्ट है और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वरना अदरवाइज कोई भी इनकम हो, कोई भी रेवेन्यू रिसिप्ट हो, उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, अनलेस स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया। व्हाट द डिफरेंस? कैपिटल और रेवेन्यू के डिफरेंस पढ़ो। अ कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स अनलेस एक्ट ने बोला हो कि इसको टैक्स लगाओ, और रेवेन्यू में कहा है कि वो एग्जेम्प्ट नहीं है अनलेस एक्ट ने कहा है कि वो एग्जेम्प्ट करो। ओके, क्वेश्चंस? आगे बढ़ू? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या कुछ? ओके, आई मूव अहेड। उसके बाद आता लॉस। लॉस को इन लोग ने स्पेसिफिकली कहा है कि इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम। एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मेरी 100 रुपए की प्रोडक्ट है, अब 100 रुपए की प्रोडक्ट को मैं 120 में अगर बेचता हूं तो मेरी पॉजिटिव इनकम हुई। लेकिन किसी कारण से अब मार्केट नहीं है, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुकी है, तो 100 की चीज में अगर 80 में बेचता हूं तो भी मेरी इनकम तो हुई, भले नेगेटिव हुई, मेरे पास पैसा तो आया। तो नेगेटिव इनकम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनकम, जिसे हम शॉर्ट में लॉस कहते हैं। तो वो भी एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम है, भले नेगेटिव है लेकिन वो इनकम तो है। दैट्स द पॉइंट। उसके बाद आता है डिस्प्यूटेड इनकम। इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम, assessment of income cannot be withheld and such income normally be taxed in the hands of recipient। अब ये क्या है? ये थोड़ा टेक्निकल है। हम जब टैक्स प्लानिंग करते हैं तो कभी कभार क्या करते हैं कि हम अपना सोर्स, हम जो पैसा आने वाला है वो हम रूट कर देते हैं, वो हमारे बैंक में नहीं, या हमारे कोई भी एक रिलेटिव के, वाइफ के या पापा के, मम्मी के, उस अकाउंट से हम लोग टैक्स प्लानिंग करके रूट करते हैं पैसा। लेकिन किसी दिन पता चला गवर्नमेंट को कि भाई ये पैसा तो एक्चुअली मेरा है, लेकिन मैंने टैक्स प्लानिंग के तौर पे मेरी वाइफ के नाम से उसको एनरूट किया है, तो एट द मोमेंट तो मेरी वाइफ में एसेस कर ही देंगे, उसके पे टैक्स तो ले ही लेंगे। फिर आगे जाके जो कुछ भी हो लड़ाई में देखी जाएगी कि भाई वो एक्चुअली मेरा है या मेरी वाइफ का है। बट फिलहाल भले डिस्प्यूट है कि वो मेरा कहा जाएगा इनकम या मेरी वाइफ का,
वो डिस्प्यूट को अगर मैं साइड पे रख देता हूं, आगे जाके देखूंगा, तो एट द मोमेंट मेरी वाइफ टैक्सेबल हो जाएगी और उसको टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा उसने रिसीव किया है, उसके खाते में आया है, तो वो टैक्स भरेगी। लेकिन जिस दिन असेसमेंट हो जाएगा तो उसके में से निकल जाएगा और मेरे पे टैक्स लग जाएगा। तो ये डिस्प्यूट में इन लोग ने स्पेसिफिकली कहा है कि डिस्प्यूट भले हो, लेकिन एट द मोमेंट जिसके बैंक अकाउंट में जो जिस बंदे ने पैसा रिसीव किया है उसको भी फिलहाल टैक्सेबल गिन के उसकी इनकम कंसीडर करके आगे बढ़ो। जिस दिन डिस्प्यूट सॉल्व होगा उस दिन देखी जाएगी। डिस्प्यूट की वजह से आप अभी अपना असेसमेंट, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रोको मत। दिस इज द शॉर्ट एंड स्वीट इन लोग ने कहा है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम, टाइटल ऑफ इनकम यानी कि या इनकम मेरी है या मेरी वाइफ की है, वो टाइटल ऑफ इनकम का आप अभी डिस्प्यूट साइड पे रखो। असेसमेंट ऑफ इनकम कैन नॉट बी विथहेल्ड, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई रुको पहले इनकम किसकी है वो सोचो, वो देखो, उसका डिसीजन आने दो, उसके बाद टैक्स भरो। नहीं, जिस बंदे ने रिसीव किया है उस बंदे के हिसाब से टैक्स भर दो, बाकी का हम बाद में देख लेंगे। तो असेसमेंट ऑफ इनकम कैन नॉट बी विथहेल्ड एंड सच इनकम नॉर्मली बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। ओके, आगे लमसम रिसिप्ट। एक एग्जांपल देता हूं। मानो कि मेरी सैलरी ₹1,00,000 है, लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि भाई भले ₹1,00,000 है, लेकिन आप मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आज के आज ही मुझे ₹36,00,000 दे दो। ओके, ₹1,00,000 पर मंथ यानी 12 लाख हुए, 3 साल यानी 36 lakhs हुए। तो मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलता हूँ कि आज के आज ही 36 lakhs मुझे दे दो। तो वो भी मेरी इनकम तो हुई, भले इनकम एक्रू हर साल होगी, लेकिन आज का आज तो पैसा आ गया, तो वो लमसम अमाउंट के बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल, अगर मेरी ₹1,00,000 महीने की इनकम है, लेकिन मैं उसको हर 10 दिन में 30,000 रुपए ले रहा हूं। आज 10 तारीख को 30,000, 20 तारीख को 30,000 और 30 तारीख को 40,000। तो इस तरह मैं अपने इंस्टॉलमेंट कर देता हूं कि भाई इंस्टॉलमेंट में मेरे को पैसा दो, तो वो भी मेरी एक तरह की इनकम ही कही जाएगी, भले वो इंस्टॉलमेंट में हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको लमसम में रिसीव कर रहे हो या इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हो, आपकी इनकम इनकम ही कही जाएगी। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव्ड इन लमसम अमाउंट और इन इंस्टॉलमेंट। जैसे कि आप बिजनेस का भी एक एग्जांपल है कि भाई किसी बंदे ने बड़ी एक प्रोडक्ट बेची, मानो कि 10 लाख रुपए की प्रोडक्ट बेची, तो कई खबर ऐसा होता है कि भाई पार्टी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के होता है कि भाई आज के आज ही पैसा दे दो, तो लमसम अमाउंट हो जाएगी। या फिर हर 10 दिन में मुझे थोड़े 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 करके पैसे दो, तो वो इंस्टॉलमेंट कही जाएगी। बट वो एट द एंड हमारी इनकम ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा हम इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं या लमसम में रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद आता है रीइंबर्समेंट। mere reimbursement of expenses is not an income. एग्जाम्पल, मैं मेरे ऑफिस से कहीं जा रहा हूं दूसरे शहर में मार्केटिंग के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट लो, मार्केटिंग के लिए मैं जा रहा हूं। अब मार्केटिंग में मुझे 2-3 दिन लगने वाले हैं। वहां जाके मैं खाने का, फिर ट्रैवलिंग का, रहने का, ये सब खर्चा कर रहा हूं, अपने जेब से निकाल रहा हूं। फिर मैं अपनी प्रोडक्ट वगैरह मार्केटिंग करके वापस अपनी कंपनी में आ गया, ऑफिस आ गया। ऑफिस में मैंने बिल रखा कि भाई मेरा इतना 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 खर्चा हुआ है, कि भाई ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, खाने का खर्चा हुआ, रहने का खर्चा हुआ, ये वो सब खर्चा हुआ। और वो ऑफिस से मैंने मुआवजा ले लिया पैसा, तो क्या वो मेरी इनकम कही जाएगी? नो, इट्स जस्ट जो मैंने एक्सपेंस वहां पे किया है वो मुझे वापस मैंने ले लिया, तो वो मेरी इनकम नहीं है। इट्स जस्ट अ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस विच आई मेड आउट ऑफ माई पॉकेट, तो उसे इनकम नहीं कही जाएगी। ओके, डाउट? आगे बढ़ू? ओके, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद में लीगलिटी ऑफ इनकम।
The act does not make any difference between legal or illegal income. भाई ये क्या बात हुई? एक्ट तो बोलता है आप लीगल इनकम करो या इलीगल भी हो तो करने को बोल रहा है, कि वो ऐसा कहना चाहता है कि वो इलीगल इनकम भी आप करो? नो, इनकम टैक्स एक्ट ऐसा कह रहा है कि लीगल हो या इलीगल हो, जिस दिन आप पकड़े गए आपको टैक्स तो भरना ही भरना है। इलीगल पे भी, लीगल पे तो आप भर ही रहे हो, लेकिन इलीगल इनकम दी हुई उस पे भी आपको टैक्स तो भरना ही है। हाँ, दूसरे कोई भी इंडियन पिनल कोड में आपको जो जैसा आपको पेनलाइज हो, प्रोसिक्यूशन हो, जो कुछ हो रहा हो वो अलग बात है, लेकिन आपने जो पैसा कमाया है उस पे तो टैक्स भरना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इलीगल इनकम कर रहे हो, आपने टैक्स भर लिया तो वो लीगल हो गई। नो, इलीगल इनकम में भी आपको टैक्स भरना है, और दूसरे प्रोसिक्यूशन जो इंडियन पिनल कोड या दूसरे कोई कायदे में हो रहा है वो तो आपको बेयर करना ही है। टैक्स भरना आपकी इलीगलिटी को लीगल नहीं करता। सो इनकम टैक्स ये कह रहा है कि कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, लीगल हो या इलीगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो भरना ही भरना है। डबल टैक्सेशन, सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस। अब इसमें दो चीज है, सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस। या तो सेम इनकम 2 साल में मुझे अगर हुई एक ही इनकम, लेकिन किसी गलती के कारण 2 साल में दिख रही है, तो इनकम टैक्स ऐसा नहीं बोलेगा कि आप दोनों साल में टैक्स भरो। ओके, आपने एक साल में टैक्स भर लिया, खत्म बात। दूसरे साल में अगर असेसमेंट में हुआ कि भाई ये इनकम दिखी, तो आप बता सकते हो कि नहीं, ये मैंने इनकम का टैक्स तो ऑलरेडी भर दिया है। तो एक ही इनकम को 2 बार आप टैक्स नहीं भरोगे। एक ही बंदे में मेरी इनकम हुई तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोले कि इस साल भी भरो अगले साल भी भरो, नहीं। कोई कंफ्यूजन हुई उसकी वजह से 2 साल में दिख रही है, लेकिन टैक्स तो मुझे एक ही बार भरना है। दूसरी बार तो मुझे वो मुआवजा मिल जाएगा कि नहीं, आपको उसमें टैक्स नहीं भरना है। दूसरा एग्जांपल, एक ही इनकम को 2 अलग-अलग असेसी में भी आप टैक्स नहीं कर सकते। कि भाई दिख रही है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ में वो मैंने उसको एनरूट किया हुआ है टैक्स प्लानिंग के तौर पे, तो मेरी वाइफ को भी टैक्स लगेगा, मुझे भी टैक्स लगेगा? नहीं। अगर मेरी वाइफ को लग रहा है तो मुझे नहीं लगेगा, और मुझे लग रहा है तो मेरी वाइफ को नहीं लगेगा। एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लग सकता। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। कोई भी एक जगह पे टैक्स लगेगा। उसके बाद आता है इनकम बाय म्यूचुअल एक्टिविटी। जैसे इनकम बाय म्यूचुअल एक्टिविटी, जैसे कि उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं कि भाई हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पे मेंबर्स कुछ बन के उन लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, या फिर कुछ बंदे इकट्ठे हुए और मेंटेनेंस के पैसे उन लोग ने हर एक फ्लैट होल्डर से लिए। अब वो फ्लैट होल्डर के पैसे है, वो क्या उनकी इनकम कही जाएगी? नो, वो इनकम नहीं है। उन लोग ने तो पैसा लिया जिससे वो लोग उसकी जो सोसाइटी है, जो अपार्टमेंट्स है, उसके लिए मेंटेनेंस के लिए वो पैसा जमा कर रहे हैं और उसमें से वो खर्चा कर सकते। वो एक इनकम नहीं है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी, म्यूचुअल एक्टिविटी से पैसा जमा किया, वो आपकी इनकम नहीं कही जाएगी। In this regard, it is to be noted that in case of mutual activities where some people contribute to the common fund and are entitled to participate in the fund, and the surplus arises which is distributed among the contributors of the fund, such surplus cannot be termed as income. जैसे कि हर एक फ्लैट होल्डर से मानो कि 10-10 हजार रुपए लिए, मानो कि 10 फ्लैट होल्डर है तो लाख रुपए हुए, लेकिन खर्चा 80,000 हुआ, तो बाकी का पैसा जो 20,000 है वो फिर से फ्लैट होल्डर को वापिस कर दिए, तो वो आपकी इनकम नहीं कही जाएगी। ओके, या खर्चा कुछ भी नहीं किया तो भी इनकम नहीं कही जाएगी, क्योंकि उन लोग ने पैसा तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैसा लाए, खर्चा किया और बाकी वापस उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करना चाहते थे, इसलिए उन लोग ने एक फंड खड़ा किया और फंड से वापस दे दिया। एक्सेप्शन, इस रूल का एक्सेप्शन क्या है? इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन
from rendering specific services to its member shall be taxable. अब इसमें मैं एक एग्जांपल उसको दे सकता हूं कि जैसे SGCCI, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो भी एक एसोसिएशन ऐसा ही है जो अपने कंट्रीब्यूटर मेंबर से कंट्रीब्यूशन ले रहा है, खर्चा करेगा, लेकिन उसका जो उसकी जो बचत रह जाएगी, पैसा बच जाएगा, वो आपका इनकम कहा जाएगा, ट्रेड एसोसिएशन के तौर पे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के तौर पे। एक एग्जांपल ये है। उसके बाद आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस क्या है? वो भी ऐसा ही, इंश्योरेंस का कंसेप्ट जब शुरू हुआ था कि भाई इंश्योरेंस क्या है, तो एक छोटा सा गांव था, वहां पे उन लोग ने देखा कि भाई कुछ लोग, अगर कोई घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके फैमिली को सहारा देने के लिए कोई नहीं था। तो गांव वाला ने ऐसा सोचा कि भाई हर एक जन 100-100 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, और जिस जी के फैमिली में ये ऐसा कोई एक्सपायरी होगी या कुछ ऐसा हादसा होगा, तो वहां पे ये फंड थोड़ा बहुत उनको हेल्प असिस्टेंस के लिए दिया जाएगा। तो इंश्योरेंस का भी कंसेप्ट इसी तरह जनरेट हुआ था। तो आज आके इतना बड़ा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस या मेडिक्लेम, ये जो हम जो हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू वन काइंड ऑफ कॉर्पस फंड। लेकिन ये एक बिजनेस लेवल पे चला गया, तो इंश्योरेंस में जो अगर पैसा दिया है और पैसा आया, तो वो आपका इनकम कहा जाएगा। एक्सेप्शन इसको दिया गया है, profits and gains of any insurance business carried on by a mutual insurance company or by a cooperative society, तो वहां पे जो प्रॉफिट हुआ वो आपकी टैक्सेबल रहेगी। उसके बाद पॉइंट आता है प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज कैरिड ऑन बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इट्स मेंबर। जैसे हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसी इंटेंशन से इकट्ठी हुई कि भाई हम सब मिलके एक बैंक खड़ी करते हैं, पैसा लोगों से लेते हैं और उन लोगों को लोन देते हैं, तो वहां से अगर कोई भी इनकम हुई तो वो हमारी टैक्सेबल कहा जाएगी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जो दो चीज है, वहां पे म्यूचुअल असिस्टेंस से ही काम हो रहा है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी हुई और उसमें से उन लोग ने पैसा जमा करके बिजनेस किया, और जो कुछ भी इनकम हुई उस पर टैक्स भरना जरूरी है। उसके बाद आता है पिन मनी। व्हाट डू यू मीन बाय पिन मनी? एनी रफ आइडिया? कुछ आपने पढ़ा हो तो कुछ क्वेश्चन हुआ हो कि पिन मनी क्या है, तो आपने कुछ देखा हो, कहीं सर्च किया हो? पॉकेट मनी जैसा कोई। पॉकेट मनी, समवॉट वी कैन से। खुशी, आपको तो पता होना चाहिए, या फिर घर की शिवांगी, स्पेशली घर की लेडीज के लिए पिन मनी को पॉइंट आउट ज्यादा किया गया है। बचत, सेविंग्स, समवॉट यू कैन से। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैं अपनी वाइफ को हाउस होल्ड एक्सपेंस के तौर पे मानो कि हर महीने 20,000 रुपए देता हूं कि भाई घर खर्ची के लिए तेरे लिए है, कि भाई घर में उसमें दूध, ये दही, शक्कर, चीनी, ये घर का जो भी सामान लाना रखना, हर महीने उसको 20,000 रुपए दे देता हूं। बट मेरी वाइफ उसमें से किसी महीने 15,000 खर्च किया, किसी महीने 16,000 खर्च किया, तो बाकी का जो पैसा बच जाता है मेरी वाइफ के पास, उसको हम पिन मनी कहते हैं। तो पिन मनी इज नॉट अ टैक्सेबल थिंग। गॉट माई पॉइंट? ये जो बीच में 2 साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन में ऐसे पिन मनी बहुत निकले थे घर में से, कि भाई घर की लेडीज जो होती है वो कुछ ना कुछ बचत करती ही रहती है, और बचत करके सेविंग्स करती ही रहती है, तो उस सेविंग्स को हम पिन मनी कहते हैं। ओके, गॉट इट? पिन मनी, पिन मनी is received by a wife for her personal expense and small savings made by a woman from money received from her husband for meeting household expenses. Such receipt is not treated as income.
ओके, गॉट माई पॉइंट? जो मैंने एग्जांपल दिया वही चीज उन लोग ने भी मेंशन की है। बट अगर वो वाइफ वो जो सेविंग्स कर रही है उसमें से कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि एफडी में इन्वेस्ट कर रही है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, कहीं और इन्वेस्ट कर रही है, और वो इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है, तो वो पिन मनी नहीं कहा जाएगा, उस पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो बचत है उस पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो इनकम नहीं है। पर वो बचत से अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है और इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, तो डेट इज टैक्सेबल। गॉट माई डिफरेंस? पिन मनी क्या है, और पिन मनी के इन्वेस्टमेंट से अगर पैसा आ रहा है तो क्या हो रहा है? पिन मनी इज नॉट एन इनकम, बट वो इन्वेस्ट करके कुछ और आ रहा है, तो डेट इज इनकम। Note, income on investment out of PIN money shall be treated as income. Okay? Any doubt? All okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे बढ़ते हैं। Award. Award received by a person related to his business or profession shall be treated as income incidental to such business or profession. जैसे कि मैं एक पार्टी के साथ बिजनेस कर रहा हूं कि भाई हर महीने में उसके पास से इतना माल खरीदूंगा, तो माल खरीदते खरीदते मैंने एक टारगेट मैंने अचीव कर लिया कि भाई 1 लाख प्रोडक्ट मैंने खरीद ली। अब पार्टी खुश हो गया, मेरे जो सप्लायर है वो खुश हो गया। सप्लायर ने खुशी खुशी में बोला कि चलो तूने 1 लाख प्रोडक्ट ली ना, मेरी 2,000 प्रोडक्ट और देता हूं एज एन अवार्ड कि भाई तूने इतना मेरा बिजनेस कराया, तो खुशी खुशी वो अवार्ड दे रहा हूं। तो वो भी मेरा बिजनेस इनकम कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मैंने एक टारगेट अचीव किया है, और टारगेट अचीव करने से मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला, तो दैट अवार्ड इज माय इनकम। ओके? However, award received by a non-professional person is in nature of gift and or a personal testimonial. The tax liability thereof is subject to other provisions of the act. पहला पार्ट था बिजनेस और प्रोफेशन का। सेकंड पार्ट में कहा है कि भाई मैं बैठा हूं, मेरे एक रिलेटिव को मुझ पे एक अपार प्रेम आ गया, और उसने अपनी गाड़ी मुझे गिफ्ट कर दी कि चल भाई रवि को मैं आज गिफ्ट कर दे तो ये गाड़ी, तो वो मेरी इनकम कही जाएगी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जहां पे कुछ नॉर्म्स है कि अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू उस गाड़ी की हुई तो वो मेरी इनकम कही जाएगी। लेकिन 50,000 के अंदर की वैल्यू की जो गिफ्ट है, कोई भी गिफ्ट 50,000 के अंदर है, तो वो इनकम नहीं कही जाएगी। तो अगर नॉन प्रोफेशनल को कोई गिफ्ट मिल रही है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो कई कबार वो इनकम कही भी जाएगी, कई कबार नहीं भी कही जाएगी। ओके? उसके बाद है एम्बेजलमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेजलमेंट? एम्बेजलमेंट का मतलब क्या? हेरा फेरी। हम साफ शब्दों में कहे तो हेरा फेरी। मैं कहीं काम कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, और मैंने कुछ पैसों की हेरा फेरी कर दी मेरे मालिक की। नॉट मैनिपुलेशन एग्जैक्टली, बट हेरा फेरी। मैंने कुछ पैसे से यहां से घपला करके, मानो कि यहाँ मैंने खर्चा था 10 रुपए का, लेकिन मैंने 15 रुपए का खर्चा दिखा के कंपनी से पैसा उठाया। तो ऐसी कोई हेरा फेरी जो की, यस मिसयूज भी कह सकते हैं। मैनिपुलेशन इज ऑल्सो अ वर्ड, बट नॉट एग्जैक्टली। तो ऐसी कोई हेरा फेरी अगर मैं कर रहा हूं और वहां से मेरी कुछ कमाई हो रही है, तो वो मेरी इनकम कही जाएगी, ना कि मेरे एम्प्लॉयर की। जिस बंदे ने हेरा फेरी की उसकी इनकम कही जाएगी। ओके? तो मनी एम्बेजल्ड इज अ गेन टू द एम्बेजलर।
एम्बेजलर यानी मैं अगर कुछ एम्बेजलमेंट कर रहा हूँ, हेरा फेरी कर रहा हूँ, तो वो एम्बेजलर मैं हूं, मैंने हेरा फेरी की है, तो इज गेन टू एम्बेजलर, वो मेरा फायदा है, मेरा गेन है, एंड देयरफॉर फॉल्स विद इन द वाइडर डेफिनेशन ऑफ इनकम, कि भाई वो कहीं ना कहीं से भी घपला करके भी वो इनकम मेरी हुई, तो वो मेरे इनकम में कहा जाएगा। उसके बाद है कंटिंजेंट इनकम। कंटिंजेंट इनकम यानी शायद एक मेरा कोर्ट में केस चल रहा है एक रॉयल्टी के लिए, कि भाई रॉयल्टी में ये बुक मैंने छापी थी, रॉयल्टी मेरी होनी चाहिए। अगर वो केस में जीत गया तो मुझे इनकम होगी, बट हार भी सकता हूं, तो मेरी इनकम अभी फिक्स नहीं है, मुझे पता नहीं कि मैं केस जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, इट इज कंटिंजेंट। तो वैसी कंटिंजेंट इनकम को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, दैट इज नॉट माई इनकम। वो इनकम उसी दिन कही जाएगी जिस दिन कोर्ट वाला डिसीजन देगा कि हाँ ये आपकी इनकम है, ये रॉयल्टी इनकम आपकी है। एग्जाम्पल दूसरा, पेटेंट। कहीं पे मैंने एक चीज पे, एक प्रोडक्ट को पेटेंट करवा ली, पर वैसी ही चीज दूसरे ने भी बनाई रखी थी पेटेंट के रजिस्टर करवा के। अगर वो पेटेंट के केस में जीत गया तो वो इनकम मेरी होगी, लेकिन हार गया तो नहीं होगी। तो इट इज कंटिंजेंट राइट नाउ, मुझे पता नहीं है कि वो इनकम मेरी होगी कि नहीं होगी, तो ऐसी कंटिंजेंट इनकम को मैं कंसीडर नहीं करूंगा एज एन इनकम। ओके, क्वेश्चन? नो। उसके बाद आती है सब्सिडी। सब्सिडी एक तरह की ग्रांट है जो गवर्नमेंट देती है आगे बढ़ने के लिए, या फिर कि भाई इस कोई प्रोडक्ट आप बनाओ तो आप अगर ये बनाते हो तो गवर्नमेंट आपको सहाय करेगी, कि आप प्रोत्साहन जिसे बोलते हैं, कि आप मोटिवेट कर दे कि इस चीज को आगे बढ़ो। जैसे कि अभी आत्मनिर्भर योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर योजना रखी, जहां पे आपको कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दोगे तो हम इतना आपको सपोर्ट करेंगे। आप मशीनरी अगर लाके करते हो तो आपको मशीनरी कॉस्ट पे हम इतना पैसा हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। तो जो पैसा गवर्नमेंट आपको रीइंबर्स कर रही है, दैट इज सब्सिडी। अभी परसों ही गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर हुई, गुजरात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की। वहां पे भी उन लोगों ने कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करी है, कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें से 15% कॉस्ट का जो है वो हम आपको देंगे। यानी अगर 50 लाख की मशीनरी आप ला रहे हो तो 50 में से 4.5 लाख हम आपको वापस दे देंगे। तो इस तरह की सब्सिडियां जो आती है तो वो इनकम नहीं है हमारी। वो क्योंकि हम सब्सिडी किस कहां पे देते हैं कि भाई कुछ आपने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट का रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट कर रही है, तो दैट इज नॉट एन इनकम। ओके, तो हम उसमें पढ़ते हैं सब्सिडी। असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी और ग्रांट और कैश इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक और वेवर और कंसेशन और रीइंबर्समेंट, यानी कि ये अलग अलग प्रकार की जो असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी बॉडी एजेंसी, इन कैश और इन काइंड टू द एसएससी। सब्सिडी क्या है, इन लोग ने ये समझा है पहले लाइन में कि सब्सिडी क्या है। तो वो एक असिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर, कंसेशन, रीइंबर्समेंट, whatever name called, by central government or state government or any other authority. ओके, जैसे एग्जांपल है एलपीजी सब्सिडी, कि भाई पहले एलपीजी पे अगर 1600 रुपए के एलपीजी का गैस का सिलेंडर था, उसमें से 400 रुपए का सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी, तो एट नेट कॉस्ट कंज्यूमर को 1200 रुपए पड़ती थी। लेकिन वो भी अभी तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उठा दी है एलपीजी सब्सिडी। दूसरा है सब्सिडी फॉर इस्टेब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बैकवर्ड एरिया। कोई बैकवर्ड एरिया, गांव दूर का एरिया हो
जहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है और गवर्नमेंट चाहती है कि वो एरिया डेवलप हो, तो वो डेवलपमेंट के लिए वो बोलती है कि भाई वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कीजिए, हम आपको असिस्टेंस देंगे, सब्सिडी देंगे, आपकी जो भी कॉस्ट होगी उसमें से इतना परसेंट हम आपको रिइंबर्स करेंगे। तो उस तरह की किसी कोई भी सहाय गवर्नमेंट अगर हमें दे रही है तो दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। However, a subsidy or grant or reimbursement which is taken into account for the determination of actual cost of asset is not taxable separately। यानी कि अगर मैंने कोई मशीनरी डाली या कैपिटल एसेट के लिए मुझे सब्सिडी मिल रही है तो वो मुझे टैक्सेबल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी या कॉस्ट ऑफ एसेट व्हाटएवर जो है वो आपकी कम कर देगी। मानो कि 100 करोड़ की मेरी एसेट है, गवर्नमेंट 15 करोड़ दे रही है, तो सिर्फ मेरी कॉस्ट हो जाएगी सीधी 85 लाख। तो डेट इज नॉट टैक्सेबल क्योंकि आपकी वो कैपिटल एसेट में सेट हो रहा है, ना कि आपके रेवेन्यू में। Second, the subsidy or grant by the central government for the purpose of corpus of a trust or institution by central government or state government shall not be taxable। ये क्या है? अब मैं समझाता हूं कि भाई मानो कि किसी स्टेट में फ्लड आया, जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल और असम में फ्लड चल रहा है, बहुत भारी फ्लड हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट खड़ा किया, एक कॉर्पस फंड खड़ा किया कि आप उस फंड में डालो, पैसा डालो, हम आपको डिडक्शन में दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने वो जो कॉर्पस फंड खड़ा किया है उसमें से लोगों को सहाय मिलेगी, तो वो भी जो सहाय मिलेगी वो एक सब्सिडी के तौर पे मिलेगी कि भाई मशीनरी किसकी चली गई, ये चला गया, कुछ भी नुकसान हुआ तो वो जो सहाय उस फंड से पैसा निकाल के लोगों को देंगे, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सिडी, असिस्टेंस। तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। तो सब्सिडी और ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द कॉर्पस ऑफ अ ट्रस्ट or institution established by central or state government shall not be taxable। so ये हमारे इनकम के अलग अलग कुछ चीजें जानने जैसी चीजें थी, वो हमने जान ली। अब आगे बढ़ते हैं तो हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम ये एक सबसे मेन इनकम टैक्स की तरफ जाने वाली चीज है कि हम जो इनकम कमाते हैं वो कौन कौन से हेड में हम उसको स्प्लिट करेंगे। गॉट माय पॉइंट? सबसे पहले तो दो ही चीज आती है, बंदा करता क्या है, आइदर बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। कोई भी बंदा ये दो चीज में तो एक चीज तो करेगा ही करेगा, तो वो एक है सैलरी, दूसरी है बिजनेस। अब उसके अलावा तीन और प्रकार के इनकम है जो अपने बिजनेस और सैलरी के अलावा वो करता है। जैसे कि उससे कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसकी पैरेलल एक और इनकम हुई, तो उसमें से अगर जो कमा रहा है तो उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे। मेरे पास कोई और एक प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको मैंने भाड़े पे चढ़ा दी, जैसे कि दुकान हो, शॉप हो, ऑफिस हो या फिर घर हो, तो वो मैंने उसको रेंट पे दे दिया। उसमें से जो इनकम आई तो वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कही जाएगी। बैंक से या कहीं से मुझे इंटरेस्ट मिला, मैं कुछ नहीं करा, मेरे पास पैसा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैं सैलरी, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा पैसा स्पेयर में पड़ा है, वो पैसा मैंने क्या किया कि एक काम करता हूँ, मैं किसी को ब्याज पे दे देता हूँ, वहां से मैंने ब्याज कमाया, हर महीने ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो पैसे का मैंने क्या किया, मेरे पास आया तो वो जाएगा अदर सोर्स में। मैंने मेरे पास स्पेयर पैसा पड़ा है, मैंने कंपनी के शेयर में डाला किसी कंपनी में, वहां से मुझे डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड क्या जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा। जो इनकम पहले चार में नहीं जाएगी वो अदर में जाएगी। जैसे कि सैलरी में अगर कोई इनकम सैलरी में नहीं जाएगी, बिजनेस में नहीं जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी के रेंट में नहीं जाएगी या कैपिटल गेन में नहीं जाएगी, जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है। कहीं भी हेड ऑफ इनकम में अगर नहीं जा रही तो उसको हम अदर सोर्स में डाल देंगे। यानी कहीं से भी आपने कहीं से भी पैसा कमाया, गिफ्ट आई, ये आया, वो आया, कुछ भी आया, अगर वो चार हेड में नहीं जा रहा है तो उसका माई बाप अदर सोर्स है। ओके, तो पहला है सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसे हम रेंट वगैरह कहेंगे,
तीसरा है हमारा जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो, चौथा है कैपिटल गेन्स, जहां पे हम शेयर में या प्रॉपर्टी में कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हो। और पांचवा, जिसका कोई नहीं, जिसका चारों हेड में कहीं नहीं जगह, उसकी जगह अदर सोर्स में है। फॉर कॉम्पिटिशन इनकम, all taxable income should fall under any of the 5 heads of income as mentioned above. If any type of income does not become part of any one of the above mentioned first 4 heads, पहले 4 में अगर कहीं नहीं आती इनकम, तो it should be the part of 5th head. कहीं भी अगर पहले 4 में नहीं आती तो उसको कंपल्सरीली हम 5th पार्ट में अदर सोर्स में डालेंगे ही डालेंगे. Should be part of 5th head, that is income from other sources, which may be termed as the residual head. Got my point? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? क्योंकि अभी यहाँ से धीरे धीरे आप स्टेप वाइज ये 5 हेड में ही आपका मेन इनकम रहेगा और इसी 5 हेड में ही आप घूमते रहोगे. तो ये 5 हेड क्लियर है और अब तक जो भी हमने किया इनकम का क्लियर है. कहीं किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, तो फिर मैं आगे बढ़ू. Anyone out of 34 students? हाँ तन्वी, कोई डाउट नहीं. तन्वी को कोई डाउट है? No doubt? Okay, I shall move ahead then. तन्वी का कुछ सर करके मैसेज आया था. Tanvi, please reply. Should I move ahead? What if reimburse of expense is more than actual? Yes, अगर वो more than actual है तो वो मेरी इनकम कही जाएगी. एक्स्ट्रा जो पार्ट है उतना. मैंने अगर 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए का मेरे पास बिल बना और मैंने कंपनी में 100 रुपए का बिल दिया रीइंबर्समेंट के लिए, लेकिन कंपनी ने मुझे 100 की जगह 120 दिया, तो वो 20 मेरा इनकम कहा जाएगा. पॉइंट को समझो, मैं जो वर्ड्स है मेरे वर्ड्स को समझो. रीइंबर्समेंट में पहला पॉइंट, पहला एग्जांपल, मैंने 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए का बिल आया, मैंने कंपनी में 100 रुपए का बिल रखा और कंपनी ने मुझे 100 रुपए दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरा पॉइंट, 100 रुपए का खर्चा हुआ, 100 रुपए का बिल बना, मैंने कंपनी में 100 रुपए का बिल प्रेजेंट किया, कंपनी ने मुझे 120 रुपए दिए. मैंने 100 का बिल रखा लेकिन कंपनी ने खुशी खुशी मुझे 120 दिए, तो 20 रुपए मेरी इनकम. गॉट माई पॉइंट? तीसरा एग्जांपल, 100 रुपए का खर्चा हुआ, मैंने 120 रुपए का बिल दिया और 120 रुपए का बिल कंपनी में रखा, तो जो 120 आया तो वो मेरे 20 रुपए, इसमें भी मेरी 20 रुपए इनकम कही जाएगी पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मेरा खर्चा तो 100 ही हुआ है बट मुझे 120 मिला रीइंबर्समेंट में, तो 20 रुपए विल बी माई इनकम. ओके तन्वी? अगर कम मिले तो मैं खर्चा आगे करूंगा ही नहीं. पॉइंट आता है, कम मिलने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये रीइंबर्समेंट मींस होल एक्सपेंडिचर इज रीइंबर्स्ड. कम ज्यादा, कम तो नहीं होता, ज्यादा कभी कभार मिल जाता है लेकिन कम तो नहीं ही मिलता. और अगर कम मिल जाता है तो वो मेरी एक्सपेंस, मेरा लॉस कहा जाएगा. नेगेटिव इनकम, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, नेगेटिव इनकम. लेकिन रीइंबर्समेंट इज ऑलवेज 100%, आइदर 100% और मोर देन 100%. क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी कंपनी को और किसी कंपनी के बिहाफ पे खर्चा कर रहा हूं, तो वो 100% ही मुझे मिलेगा. हाँ, मैं मैनिपुलेट करके 120 कर सकता हूं बट कम तो कंपनी नहीं देगी, नहीं तो मैं आगे जाके खर्चा क्यों करूंगा कंपनी के बिहाफ पे. सो कम के चांसेस बहुत कम है. अगर होता है तो डेट वुड बी माई लॉस,
दैट वुड बी माय एक्सपेंस, और एक्सपेंस के लिए मैं कहीं ना कहीं अपने हेड ऑफ इनकम में क्लेम कर सकता हूं। ओके, चलो देन लेट्स मूव अहेड। Significance of heads of income. Income chargeable under a particular head cannot be charged under any other head. कि भाई मेरी सैलरी हुई, मेरी सैलरी की इनकम है, तो सैलरी की इनकम को मैं सैलरी ही कंसीडर करूंगा, उसको मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं ले जा सकता। मैं नौकरी कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, तो बिजनेस तो नहीं है, तो बिजनेस में भी नहीं डाल सकता। वो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट से कमाई हुई चीज नहीं है, तो कैपिटल गेन में भी नहीं डाल सकता, और अदर सोर्स की तो बात है ही नहीं। तो अगर एक स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम की कमाई है तो वो उसी में जाएगी, दूसरे कहीं और फिट नहीं होगी। बिजनेस है तो बिजनेस में जाएगा, सैलरी में नहीं जाएगा, अदर सोर्स में नहीं जाएगा, और हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन तो एक अलग ही चीज है। तो यही कहना चाहते हैं कि इनकम चार्जेबल अंडर अ पर्टिकुलर हेड कैन नॉट बी चार्ज अंडर एनी अदर हेड। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के 5 हेड बनाए थे, भाई कहीं भी वो इंटरचेंज नहीं हो सकते, कि यही बिजनेस में कमाई है तो बिजनेस में ही आएगा, अदर में या कैपिटल गेन में या सैलरी में नहीं जाएगा। अदर में है तो दूसरे में कहीं फिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो अदर में आया हुआ है। ओके, आगे। The act has self-contained provision in respect of each head of income. एक्ट ने जब 5 हेड बनाए थे तो उसकी सेल्फ कंटेंट के भाई बिजनेस में ये चीज ही अंदर आएगी, अदर सोर्स में कैपिटल गेन में ये चीज ही आएगी, फिर हाउस प्रॉपर्टी में ये चीज ही आएगी, सैलरी में ये पर्टिकुलर चीज ही आएगी, और ये इसमें से कहीं पे कहीं नहीं जाएगी तो अदर सोर्स में जाएगी। तो इस एक्ट ने सेल्फ कंटेंट खड़ा किया है कि पर्टिकुलरली हम लोग ने स्पेसिफिकली डिस्क्राइब ही किया हुआ है कि ये चीज यहीं ही आएगी। If any income is charged under a wrong head of income, the assessee may lose the benefit of deduction available to him under the correct head. अब ये पॉइंट समझने जैसा है। मैं एक बिजनेस इनकम कर रहा हूं, सॉरी चलो मैं सैलरी कमाई कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, मेरी कमाई सैलरी से आ रही है, तो सैलरी में भी कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कि जहां मुझे खर्चे या कुछ चीजें मुझे डिडक्शन के तौर पे मिल रही है। अगर मैं गलती से सैलरी में अपनी नहीं डालता, जैसे सैलरी में मुझे 50,000 रुपए एज अ एक्सपेंस डिडक्शन मिल रहा है हर साल, भले मेरी 6 लाख रुपए कमाई है, 50,000 रुपए मुझे एक्सपेंस के तौर पे डिडक्शन के तौर पे गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन अगर गलती से मैं सैलरी में नहीं डालता और अदर सोर्स में डाल रहा हूं 6 लाख, तो 6 लाख पूरा चला गया। जो मुझे गवर्नमेंट के तरफ से एडहॉक बेसिस पे 50,000 जो एक्सपेंस या डिडक्शन मिल रहा है वो मुझे अदर सोर्स में नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल समझे कि भाई 6 लाख रुपए मेरी सैलरी है, अगर उसको मैं सैलरी के हेड में डालता हूं तो 50,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट एडहॉक बेसिस पे डिडक्शन अलाउ करने को दे रही है, डिडक्शन दे रही है, तो मेरी नेट सैलरी तो 5.5 लाख हुई। लेकिन अगर इसको मैं सैलरी में नहीं डालता, अदर सोर्स में डालता हूं, तो वो मुझे 50,000 बेनिफिट नहीं मिलेगा डिडक्शन का एडहॉक बेसिस पे, तो मेरी टैक्सेबल सैलरी कितनी हो जाएगी, सीधी 6 लाख हो जाएगी। यानी कि ये डिडक्शन जो मुझे यहाँ पे मिल रहा था गलती करने से, अदर हेड में डालने से, वो 50,000 मेरा चला गया। तो ये पॉइंट कहना चाहता है कि इफ एनी इनकम is charged under a wrong head of income, the assessee may lose the benefit of deduction available to him under the correct head. सैलरी करेक्ट हेड थी, जहां मुझे 50,000 फायदा मिल रहा था, लेकिन मैंने गलती से अदर सोर्स में डाल दिया तो मेरा वो फायदा चला गया। अब आगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेड ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम क्या है और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हेड ऑफ इनकम वो 5 चीजें हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन,
बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज, ये 5 हेड ऑफ इनकम है। उसके अंदर कहीं से भी गिफ्ट के तौर पे, बिजनेस करके, रेंट के तौर पे, कुछ भी, ये जो चीज है वो सोर्स ऑफ इनकम है। हेड ऑफ इनकम माई बाप है और उसके बेटे है सोर्स ऑफ इनकम। एक रफ आइडिया में आपको समझाऊं तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। देयर आर ओनली 5 हेड ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बट द एसएससी मे जनरेट द इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये 5 तो है, वो कमाई अलग 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 जगह से करके इस 5 हेड में दे देगा। सैलरी, मैंने सैलरी से कमाई, चलो मैं आपको इनकम की लिस्ट बताता हूँ कि भाई मैं 5 जगह से कमा रहा हूँ। भाई मैं जॉब करता हूँ, मेरी इनकम सैलरी से भी हो रही है, बैंक इंटरेस्ट से भी हो रही है, रेंट से भी हो रही है, मैंने कुछ शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है तो वहां से भी हो रही है, मैंने ले बेच करके कर रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करके वहां से भी हो रही है, बराबर। तो ये है अलग अलग सोर्सेज, लेकिन ये अलग अलग सोर्सेज जाएंगे कहाँ? वही 5 हेड में, कि भाई मैंने जो सैलरी कमाई तो सैलरी में जाएगी, मैंने जो अपने शेयर में इन्वेस्ट किया तो वहां से प्रॉफिट हो तो कैपिटल गेन में जाएगा, मुझे जो रेंटल इनकम हुई है प्रॉपर्टी की तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, बैंक इंटरेस्ट मैंने कमाया है तो अदर सोर्स में जाएगा। यानी ये 5 हेड ऑफ इनकम इतने ही है, लेकिन सोर्स कहीं से भी आ सकता है। ट्यूशन इनकम, कुछ भी, कोई किसी भी तरह की इनकम, डिविडेंड इनकम, ट्यूशन इनकम, मशीनरी रेंट, हाउस रेंट, ऑफिस रेंट, ये जो सारे सोर्सेज है वो सोर्सेज इकट्ठे होके अपने हेड ऑफ इनकम में जाएंगे। तो पॉइंट ये है, देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 14, बट एसएससी में जनरेट द इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज से इकट्ठा होके वो 5 हेड में चले जाएंगे। In the same head of income, there may be various source of income. Example, under the head income from house property, there may be 2 or more house properties and each house property shall be termed as a source of income. अगर हाउस, इन लोग ने एग्जांपल जो दिया है उसको मैं एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास 5 घर है, एक घर में तो मैं रह रहा हूं लेकिन 4 मेरे और घर है, चारों को मैंने रेंट पे दी है, तो ये चारों मेरे सोर्स ऑफ इनकम है जो एक हेड को रिप्रेजेंट करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सोर्स है। और हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है, एक हेड में 4 अलग अलग सोर्सेज है, 4 अलग अलग घर से मुझे पैसा मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल, बिजनेस और प्रोफेशन की बात करूं, मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूं तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम हुई। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी बिजनेस इनकम जो है वो एक हेड है, उसके अंदर मैं अभी कमाई कर रहा हूं, एक मेरा खुद का बिजनेस है। सेकंड, मैंने कहीं पर पार्टनरशिप फॉर्म की हुई है, वहां से मुझको कमा रहा हूं, बराबर। तो ये 2 मेरी सोर्स ऑफ इनकम है जो रिप्रेजेंट कर रही है हेड ऑफ इनकम, दैट इज बिजनेस इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हेड तो सिर्फ 5 ही है। आगे, द सोर्स ऑफ इनकम डिसाइड्स अंडर विच हेड अमंग द 5 हेड्स इनकम शैल बी टैक्सेबल। जैसे मैंने आपको बोला कि सोर्स बहुत हो सकते हैं लेकिन बाद में इकट्ठा होके वो लोग डिसाइड करेंगे कहां कहां जाएगा, सैलरी में जाएगा, बिजनेस में जाएगा, या फिर बिजनेस कैपिटल गेन में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, या अदर में जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ इस पॉइंट में, सोर्स और हेड ऑफ इनकम में? ओके, अब उसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ये 5 हेड को इकट्ठा कर दूं, अलग अलग जगह से मेरे पैसे आए, इनकम जनरेट हुई, अब इस 5 इनकम को अगर मैं टोटल मारता हूं तो वो दैट वुड बी माय ग्रॉस टोटल इनकम। पहले मैंने सोर्स से इकट्ठा किया और 5 हेड में डाला, अब 5 हेड को मैंने इकट्ठा किया, टोटल किया, तो वो टोटल है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, gross total income is the aggregate of income under all the 5 heads of income after adjusting the set of
एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यानी कि मैं कहीं पे अगर मानो कि बिजनेस में मेरी लॉस हुई है तो वो लॉस मैं यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर सकता हूँ, अदर सोर्सेज में एडजस्ट कर सकता हूँ। कैपिटल गेन में मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुई है, वो अपने बिजनेस इनकम में प्रॉफिट हुआ है तो वहां पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो वो सब लॉस प्रॉफिट मिला के मेरा जो टोटल हो रहा है पांचों हेड मिला के, दैट इज माई ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें लॉस भी मैंने एडजस्ट किया हुआ है इस साल का और पिछले साल का दोनों। तो आगे चैप्टर जैसे सब्जेक्ट जैसे आगे बढ़ेगा आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना समझो कि भाई 5 हेड में जो कोई भी कमाई लॉस हुई वो सब एडजस्ट करके मेरा जो टोटल इनकम हुआ दैट इज माय ग्रॉस टोटल इनकम। Deduction under chapter 6A is provided from gross total income to arrive at total income और taxable income। ये ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन आते हैं चैप्टर 6A के, वो माइनस करेंगे तब जाके मेरा टैक्सेबल इनकम होगा और उस इनकम पे मुझे टैक्स भरना है। ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से मैंने डिडक्शंस जो चैप्टर 6A के मैंने कट किए और उसके बाद जो आया, जो मेरी इनकम दिख रही है नेट टोटल इनकम जिसे बोलते हैं, उसे हम टैक्सेबल इनकम बोलेंगे। और वो टैक्सेबल इनकम का मतलब इस इनकम पे मुझे टैक्स भरना है। अब ये डिडक्शन क्या है? तो डिडक्शन ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट ने हमें बोली है कि अगर आपने इस चीज पे इन्वेस्टमेंट किया है, ये खर्चा किया है, तो वो खर्चा आपके इनकम में से कट करेंगे हम। उतनी इनकम उतने अमाउंट से कट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की है, नॉट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम में से उतना कट हो जाएगा और बाकी की अमाउंट पे आपको टैक्स भरना है। इसलिए हम लोग ने कहा कि ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और 100 रुपए मानो कि मेरे ग्रॉस टोटल इनकम है, 10 रुपए मेरे डिडक्शन है, तो 90 रुपए इज माई टैक्सेबल इनकम और 90 रुपए पे मुझे टैक्स भरना है, ना कि 100 रुपए पे। ओके, कहीं कोई क्वेश्चन? आई मूव अहेड। उसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। राउंडिंग ऑफ में सीधा रूल है कि भाई नियरेस्ट 10 में जो कोई अमाउंट होती है वो आपको कंसिडर करनी है। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 87 रुपीज है, अरे अगर मेरी इनकम 87 रुपीज है तो मेरी टैक्सेबल इनकम विल बी 90 रुपीज। नियरेस्ट कौन सा है? 90 है। लेकिन अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 83 है तो उसे मैं राउंडिंग ऑफ करके 80 कर दूंगा। नियरेस्ट 10 कौन सा है? वो। बट व्हाट इफ इट इज 85? अगर मेरी एग्जैक्ट मिड में आती है, एग्जैक्ट 85 है, तो उसे मैं 90 कंसिडर करूंगा, ना कि 80। गॉट माई पॉइंट? नियरेस्ट 10 कंसिडर करना है, लेकिन जब मेरी इनकम एग्जैक्ट 85 75 वैसी है तो नेक्स्ट टेंस में मुझे लेना है। यानी अगर 85 मेरी इनकम है तो मेरी टैक्सेबल इनकम वुड बी राउंडेड ऑफ टू 90। गॉट माई पॉइंट? अब उसके आगे राउंडिंग ऑफ टैक्स। चलो इनकम ही गिन लेते हैं। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, द टोटल इनकम सो कॉम्प्यूटेड will have to be rounded off to the nearest multiple of 10. That is, if the last figure in the rupee element is 5 or more, it should be rounded off to the next higher amount, which is a multiple of 10. The paise element should be ignored. Thus, if the total income works out to be 41,645, it should be rounded off to 41,650. But if it works out to be 41,644.98, तो पैसे एलिमेंट हमें इग्नोर करना है। तो मेरी इनकम 41,644 हुई तो उसे हम राउंडेड ऑफ करेंगे 41,640 पे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं।
राउंडिंग ऑफ टैक्स, उसमें भी सिमिलर चीज है, नियरेस्ट टेंस में जो कोई अमाउंट हो उसे हम कंसीडर करेंगे। द टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10. Amount of tax including TDS or advances, interest, penalty, etc. and refund should be rounded off to nearest 10. जैसे कि टैक्स लायबिलिटी अगर मेरी 4876.49 है तो उसे राउंडिंग ऑफ करेंगे हम 4880 नियरेस्ट टेंस में। अगर मेरी इनकम है मेरी टैक्स लायबिलिटी है 6452.5 तो उसे हम राउंडिंग ऑफ अर्लियर 10 में करेंगे 6450। अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी 8738.92 है तो 8740 करेंगे, 5132.75 तो 5130 कंसीडर करेंगे। ओके, अब तक कोई डाउट? क्योंकि अभी इसके बाद आ रहा है थोड़ा टेकी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहेगा बट इजी है, फटाफट उसमें रीडिंग करके खत्म कर देंगे। बट अब टिल नाउ कोई क्वेश्चन, एनी डाउट, किसी को कोई पूछना है? नो, आई गेस नो, राइट, देन लेट्स मूव अहेड। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, ये हर एक बोर्ड पे आपको काम आएगा कि भाई आप कहीं पे कंपनी में ऑडिट करने गए या कहीं पे कोई भी काम करने गए तो बंदे का एक्सपेंस या इनकम, रिसिप्ट्स और पेमेंट जो कुछ भी है वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, वो हर बार हम चेक करते रहेंगे। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उसे हम अलग दिखाएंगे, कैपिटल नेचर का तो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, उस तरह हम उसको कंसीडर करेंगे और उसकी टैक्सेबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी भी उसी तरह से देखी जाएगी। सो ये डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी अमाउंट है, इनकम या एक्सपेंस, वो क्या कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, दैट वी हैव टू डिसाइड फर्स्ट। जैसे कि रिसिप्ट्स की बात की हम लोग ने, कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, whereas a revenue receipt is not exempted unless specifically provided in the act. जैसे ये चीज हमने आगे पढ़ी, वो हमने टेबल में वाले टेबल में हमने कि कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, वही चीज दिख रही है यहां पे उन लोग ने लिखी है। फर्दर, कैपिटल रिसिप्ट्स आर टू बी चार्ज टू टैक्स under head capital gains and revenue receipts are taxable under other heads. Capital gains specifically उन लोग ने कहा कि कैपिटल एसेट से रिलेटेड कोई भी कैपिटल एसेट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी चीज हो, उसमें जो आपने जो प्रॉफिट कमाया या लॉस किया वो सब कैपिटल गेन के हेड में जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट के अलावा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए 4 हेड है, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन इनकम और अदर सोर्सेस। रेवेन्यू के लिए ये 4 हेड है और कैपिटल नेचर का जो कुछ भी रिसिप्ट हो वो सब जाएगा कैपिटल गेन में। The act does not provide exhaustive definition of the income. Thus, distinction between capital receipt and revenue receipt is not easily made. However, based on a number of judicial pronouncements, the following principles are worthwhile to note. भाई स्पेसिफिक उन लोग ने डेफिनेशन तो नहीं दी, लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ गया अब तक जो आए, जहां जहां कंफ्यूजन हुई तो कोर्ट ने जो जो डिसीजंस दिए उस हिसाब से कुछ उन लोग ने क्रक्स में पॉइंट्स रखे, भाई कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है और उसको हम बाइफर्केट कैसे करते हैं। पहला पॉइंट है रिसिप्ट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। Whether any income is received in lump sum or in installment, it will not make any difference as regard its nature. Example: employee is to get salary of rupees 10,000 per month. Instead of this, he enters into an agreement to get a sum of rupees 3,60,000 in lump sum to serve for a period of 3 years.
The receipt where it is monthly remuneration or lump sum for 3 years is a revenue receipt. यानी कि इन लोग में लमसम है या इंस्टॉलमेंट में है, नेचर क्या है, सैलरी है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कही जाएगी। भले उसको एक साथ पैसा आज मिल गया लमसम में, लमसम में मिलने से रेवेन्यू कैपिटल नहीं हो जाती। कैपिटल का नेचर होने के लिए कैपिटल एसेट होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे वो बंदा एम्प्लॉयड है, कहीं पे जॉब कर रहा है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई आज की आज ही वो पैसा सारा इकट्ठा ले रहा है, लमसम में ले लेता है, तो वो रेवेन्यू को कैपिटल नहीं बनाता। स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट ओनली। बट आगे, नेचर ऑफ रिसिप्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के हैंड में क्या नेचर से पैसा आ रहा है वो हमें देखना जरूरी है। Whether a receipt is a capital or revenue will be determined in the hands of a person receiving such income. No attention will be paid towards the source from which the amount is coming. Salary, even if paid out of capital by a new business, will be it revenue. यहाँ पे कहा गया है, मैं एम्प्लॉयड हूं, मुझे सैलरी मिली, मेरे एम्प्लॉयर ने अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है और वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने बिजनेस में, और वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए तो कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन वो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसमें से सैलरी मुझे देता है, तो वो मेरे लिए कैपिटल नहीं हो जाएगी, मेरे लिए तो रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक सैलरी बेस पे काम कर रहा हूं एंड सैलरी इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट। भले उस बंदे ने शेयर बेच के किसी भी तरह से उससे पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया हो, कंपनी होगी तो उससे शेयर इश्यू किए होंगे और शेयर इश्यू करने से उसको पैसे आएंगे, तो उसके लिए तो कैपिटल नेचर की रिसीट है। लेकिन जब मुझे पेमेंट कर रहा है तो मेरे लिए जो इनकम है दैट वुड बी माय नेचर ऑफ रेवेन्यू, नॉट कैपिटल। रिसिपिएंट जो है उसको देखना है हमें, जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको किस मोड में किस तरह से पैसे मिल रहा है, उसका नेचर क्या है, वो मुझे देखना है। एक और एग्जांपल देता हूं, वो एक्सपेंस के तौर पे होगा। एक बंदा है मशीनरी ट्रेडिंग कर रहा है, बराबर, तो मशीनरी ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो मशीनरी, मैं उसके पास गया, मशीनरी लेने गया, तो उस बंदे ने मशीनरी मेरे को बेचा, तो उसके लिए इट विल बी अ कैपिटल रिसिप्ट, अरे रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी का बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। लेकिन वो मशीनरी मैं ले रहा हूं तो दैट वुड बी माय कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मैं उसमें से प्रोडक्शन करके एक और प्रोडक्ट बना के प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस कर रहा हूं, तो वो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, दैट वुड बी माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जो बंदा मशीनरी बेच रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए दैट वुड बी अ रेवेन्यू रिसीट। सी द डिफरेंस। तो केस टू केस बेसिस पे वो चेंज होता रहेगा। मशीनरी सेल कर रहा है तो उसके लिए कैपिटल रिसीट नहीं हो जाएगी, उसकी रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि मशीनरी का बिजनेस बेच कर रहा है। लेकिन वही बंदा मानो कि बिस्किट बेच रहा है पर उसकी मशीनरी थोड़ी आउटडेटेड हो गई और उसने नई मशीनरी लानी है उसको, तो पुरानी मशीनरी वो बेच रहा है, तो पुरानी मशीनरी बेच के जो पैसा आएगा तो दैट वुड बी हिज कैपिटल रिसीप्ट। सी द डिफरेंस। एक जगह पे वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है मशीनरी का, और एक जगह पे बिजनेस तो कोई और कर रहा है लेकिन उसकी मशीनरी आउटडेटेड हो गई है, तो चेंज करने के लिए वो मशीनरी बेच रहा है, तो वहां से जो पैसा आया दैट वुड बी हिज कैपिटल रिसीप्ट। गॉट द डिफरेंस फ्रेंड्स? गॉट द डिफरेंस? यस सर। ओके, बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। The name given to the transaction by parties involved or its treatment in the books of account may not alter its character as capital or revenue. जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये मशीनरी ट्रेडिंग का बिजनेस और मशीनरी उसने बेचा हो,
भले वो पुरानी मशीनरी बेच के रेवेन्यू रिसिप्ट दिखा रहा है बुक्स में, बट उसका नेचर एक्चुअली क्या है, कैपिटल ही है। आगे जाके आज नहीं तो कल उसको कैपिटल कंसीडर करना ही पड़ेगा, और अगर कैपिटल कंसीडर नहीं करता तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में जाके टैक्स ज्यादा भरेगा। तो बुक्स पे वो कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन उसका नेचर, एक्चुअल नेचर क्या है, वो हमें जज करना है, वो हमें डिसाइड करना है, और उस हिसाब से आगे हमें उसके हेड ऑफ इनकम में बाइफरकेट करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द नेम गिवन टू द ट्रांजैक्शन बाय पार्टीज इन्वॉल्व्ड और इट्स ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे नॉट ऑल्टर इट्स कैरेक्टर एज कैपिटल और रेवेन्यू। मैं रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल का रेवेन्यू बोल दूं तो उससे चेंज नहीं हो जाने वाला, जो उसका नेचर है वही रहेगा। इनकम फ्रॉम वेस्टिंग असेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग असेट्स? एनी आइडिया? चलो, नहीं आइडिया होगी तो मैं बता देता हूं। वेस्टिंग असेट यानी एक ऐसी असेट जिसकी दिन प्रतिदिन वैल्यू कम होती है। जैसे कि भाई एक व्हीकल लेता हूं, मैंने आज नई व्हीकल ली, 6 लाख रुपए की गाड़ी ली। अब 6 लाख रुपए की गाड़ी को मैं अगर 10 दिन बाद बेचने जाऊंगा तो मुझे 6 लाख नहीं देगा, 5.90 भी दे सकता है, 5.5 भी दे सकता है। तो उसकी तुरंत दूसरे दिन या तीसरे दिन या थोड़े दिन में उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है, बढ़ती नहीं है, कम होती जाती है। दूसरा एग्जांपल, ऑयल वेल, दुबई या सऊदी में कहीं भी ऑयल वेल है। ऑयल वेल मुझे आज मिला कि भाई मानो कि गुजरात के इस रीजन में ऑयल वेल है, मैंने लिया, तो आज उसकी वैल्यू मानो कि 10 लाख रुपए हो। लेकिन जैसे जैसे मैं ऑयल वेल में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते जाऊंगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस ऑयल वेल में ऑयल कम होता जाएगा। तो 10 दिन बाद या महीने बाद में थोड़ा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसको बेचने को तो 10 लाख में नहीं बिकेगा, 9 लाख में बिकेगा, 8 लाख में बिकेगा। जैसे जितना जितना ऑयल एक्सट्रैक्ट होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ऐसी मशीनरी या एसेट जिसकी डे बाय डे वैल्यू कम हो रही हो उसे हम वेस्टिंग एसेट कहते हैं। ओके, वेस्टिंग एसेट का पॉइंट समझ आ गया? व्हाट इज वेस्टिंग एसेट? आगे बढ़ते हैं। तो इनकम फ्रॉम वेस्टिंग एसेट, प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल विच इज कंज्यूम्ड एंड एग्जॉस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, दैट इज एग्जांपल रॉयल्टीज फ्रॉम माइंस एंड क्वारीज is taxable as income regardless of the consumption of capital involved। ये एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहते हैं कि मानो कि मेरी ऑयल वेल है, तो ऑयल वेल तो मैंने जो खरीदी वो तो मेरी कैपिटल है, लेकिन अगर उसमें से उसमें थोड़ी कुछ भी मुझे इनकम हो रही है तो वो मेरी रेवेन्यू इनकम कही जाएगी। ऑयल वेल में से ऑयल निकाल के बट ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ ट्रेडिंग ओनली। तो माइन क्वारीज है ना, पत्थर रेती कच्ची जो है, क्वारीज क्या होता है, एक पहाड़ होता है, उसको तोड़ 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 के जो रेती कच्चियां बनती है, तो पहाड़ तो एक दिन रहेगा ही नहीं किसी दिन। तो वो जो रेती कच्ची है पहाड़ को तोड़ तोड़ के, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट नहीं कहेंगे, वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। जो क्वारी, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वारी। क्वारी इज जस्ट अ बिग माउंटेन, वहां पे उसको ब्लास्ट कर करके उसको तोड़ तोड़ के ये अपनी जो रेती कच्ची होती है वो बनती है, टुकड़े टुकड़े करके। तो पहाड़ तो एक दिन निकल जाएगा। तुमने पहाड़ जब खरीदा तो उसको तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया, लेकिन मानो कि 1 साल बाद वो पहाड़ तो रहेगा नहीं, लेकिन उसमें जो तोड़ तोड़ के उसकी रेती कच्ची आपने जो बेची, तो उसको तो आपको रेवेन्यू ही रिसिप्ट कंसीडर, क्योंकि वो आपका बिजनेस है, वो आप कैपिटल रिसिप्ट नहीं कहोगे, उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहोगे। भले वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, लेकिन टूट 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 के वो रेवेन्यू हो रहा है, आपका बिजनेस रेवेन्यू है। तो फिर से वो बोल रहा हूं, प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल which is consumed and exhausted in process of realization, example royalties from mines and quarries, is taxable as income
रिगार्डलेस ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ कैपिटल यानी वो जो पहाड़ जो टूट रहा है, आप पहाड़ को तोड़ तोड़ के जो ले रहे हो, वो कंजम्पशन ऑफ कैपिटल बोला गया है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो एक दिन तो पहाड़ टूट ही जाएगा, साफ हो जाएगा, तो उसकी भी जो भी इनकम है वो रेवेन्यू कही जाएगी, ना कि कैपिटल। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ रिसिप्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसिप्ट वेदर बिग और स्मॉल कैन नॉट डिसाइड द नेचर ऑफ रिसिप्ट। एकदम पैसा ज्यादा आ गया तो कैपिटल रिसिप्ट है, एकदम कम आ गया तो रेवेन्यू। जरूरी नहीं, कभी कभार रेवेन्यू ज्यादा भी हो सकता है और कैपिटल कम भी हो सकता है। हमेशा नेचर से ही कंसीडर होगा कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है। कितनी अमाउंट मिल रही है वो नहीं, कभी कभार मशीनरी 10 लाख की हो लेकिन 10,000 में बिक जाए, क्योंकि आज उसकी मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, आउटडेटेड है, तो उसको रेवेन्यू थोड़ी कंसीडर करोगे, वो एट द एंड इट विल बी कैपिटल ओनली। और ट्रेडिंग आपने किया, हर रोज 10,000 का कर रहे हो, आज 10 लाख का कर दिया ट्रेडिंग, तो क्या कैपिटल रेवेन्यू हो जाएगी? नहीं, नेचर उसका क्या है, आपका ट्रेडिंग ही है, रेवेन्यू नेचर है, तो इट विल बी रेवेन्यू ओनली। मैग्नीट्यूड डजंट डिसाइड वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल। उसके बाद है टाइम ऑफ रिसिप्ट। The nature of receipt has to be determined at the time when it is received and not afterwards when it has been appropriately appropriated by the recipient। यानी कि जब मुझे पैसा मिला, मैं जब पैसा ले रहा हूं, जब मेरी इनकम हो रही है, जिस दिन मेरी इनकम हो रही है, उस दिन ही डिसाइड हो जाएगा कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। उसके बाद इनकम हो गई और फिर बाद में सोचता हूँ कि चल यार छोड़ यार, मुझे इनकम आई, इसको कैपिटल कर देता हूँ, नहीं। जिस दिन मैंने पैसे, जब मैंने माल बेचा या मेरा इनकम हुई, उसी दिन फिक्स होगा कि मैं बेच रहा हूं तो किस तौर पे बेच रहा हूं। दैट विल डिसाइड आपका रेवेन्यू या कैपिटल। डोंट वरी फ्रेंड्स, अभी थोड़ा ही लाइट टाइम लूंगा। Quality of receipt, whether the income is received voluntarily or under legal obligation, it will not make any difference as regards to its nature। गवर्नमेंट ने मेरी जमीन हड़प कर ली और उसका कंपेंसेशन मुझे दिया, तो कुछ भी हो वो कैपिटल ही कही जाएगी, बिकॉज वॉलंटरीली हो या मैंने जानबूझ के बेची हो, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। वॉलंटरी या फिर कंपलसरी, कोई भी मैटर डजंट मेक एनी डिफरेंस, जो नेचर है वो नेचर है। Test as to the purpose of keeping on article. If a person purchases a piece of sculpture to keep as a decoration piece in the house, if sold later on, will bring capital receipt. But if the same sculpture is sold by an art dealer, it will be his revenue receipt। जैसे मैंने आपको मशीनरी के एग्जांपल दिया, यही चीज इन लोग ने स्कल्पचर के तौर पे एग्जांपल दिया कि भाई मैं स्कल्पचर घर में रख रहा हूं, तो इट वुड बी माय कैपिटल एसेट। भाई 10 लाख रुपए की पेंटिंग मैंने ली, वो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब जब मैं बेचूंगा तो कैपिटल रिसिप्ट होगी। लेकिन वही पेंटिंग अगर जो डीलर बेच रहा है तो उसका बिजनेस है, तो डेट पेंटिंग 10 लाख की वुड बी हिज रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे गाड़ी डीलर जो है, ऑटो डीलर जो है, वो गाड़ी बेच रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कर रहा है, लेकिन हम जब खरीद रहे हैं तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और वो जब गाड़ी हम बेचेंगे वापस, जिस दिन यूज करना बंद करके बेच देंगे, तो पैसा वो जो आएगा, दैट वुड बी माय कैपिटल रिसीट। Instances of transaction which are capital in nature but specifically taxable। कैपिटल इन नेचर है लेकिन टैक्सेबल है, वो कौन कौन से इंस्टेंस है? तो कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट है, वो मैंने बेच दी, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, या फिर कुछ और, गोल्ड है, डिबेंचर है, शेयर्स है, कुछ भी है, कैपिटल एसेट है, वो बेची और उसपे से जो प्रॉफिट हुआ तो टैक्सेबल होगा। सेकंड है कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। ये क्या है? टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। मैंने किसी बंदे को बोला, नहीं, मुझे किसी ने कहा कि भाई एक काम कर, तू आज से जॉब करनी बंद कर दे, तू ये ऑफिस छोड़ दे,
बहुत सारे मेरे पास स्टाफ हो चुके हैं, अब तेरी उम्र भी हो चुकी है, तो भाई अब तू जॉब करना छोड़ दे। लेकिन जॉब करना छोड़ दूंगा तो मेरी घर में कमाई कैसे होगी? मैं तो जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन वो कंपनी मुझे बोल रही है कि भाई अब तू एक काम कर, रिटायरमेंट ले ले। तो रिटायरमेंट लेने के लिए कंपनी मुझे कुछ पैसा देगी कि भाई ये लो, जिसे हम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलते हैं, या ना, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे काम ना करने का मुआवजा, तो वो भी मेरे कैपिटल नेचर ही कहा जाएगा, ना कि रेवेन्यू। काम ना करने का मुआवजा इज अ कैपिटल रिसिप्ट। थर्ड पॉइंट है कंपेंसेशन और अदर पेमेंट्स ड्यू टू और रिसीव्ड बाय द पर्सन स्पेसिफाइड। एग्जांपल, अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, अग्रीमेंट करता हूं कि तुम इतने साल बिजनेस मत करो, इस एरिया में बिजनेस मत करो, या इतने साल बिजनेस मत करो, तुम्हारा भी तुम जगह बिजनेस मैं करूंगा, तो वो उसका मैं कंपेंसेशन उस बंदे को दूंगा, तो वो कंपेंसेशन उस बंदे के लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा। गॉट माय पॉइंट? समझे? ओके। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। Similarly, a capital expenditure is not allowable as expense unless specifically allowed in the act, whereas a revenue expenditure is allowed as expenses unless specifically disallowed in the act based on a number of judicial pronouncement। वही उन लोग ने भी कहा है कि वैसी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन based on judicial pronouncement कुछ उनके इंस्टेंसेस का है। फर्स्ट, acquiring of assets or advantages of enduring nature, bringing into existence an asset or advantage of enduring nature यानी everlasting नहीं होता, ऐसा उन लोग ने नीचे कहा है। ओके, would lead to inference that expenditure disbursed, सॉरी क्या है, ओके, शॉर्ट में है, एसेट हमने जो खरीदी वो कैपिटल नेचर की ही कही जाएगी। Bringing into existence an asset or advantage of enduring nature would lead to the inference that the expenditure disbursed is of a capital nature। यानी कि जो कोई भी हमने खर्चा किया, अगर वो एसेट खरीदने के लिए किया या कुछ ऐसी चीज करने के लिए जो एवरलास्टिंग हो या जिससे हमें आगे और मुनाफा हो सके, तो वो कैपिटल नेचर कही जाएगी। सेकंड, कैपिटल एसेट्स बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज। Even though expenditure results in a creation of capital asset, if the capital asset belongs to the third party, such expense will be treated as revenue expenditure। इसका मतलब क्या? एक बंदे के पास, यहाँ पे टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, एक बंदे के पास मशीनरी पड़ी है, मैंने वो रेंट पे मशीनरी यूज करने के लिए ली, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगी मेरी? नो, मेरे लिए तो अभी भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने तो सिर्फ रेंट पे यूज करने के लिए ली, मशीनरी तो थर्ड पार्टी की है, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर उसने जब मशीनरी खरीदी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसने कंसिडर कर लिया। मैंने तो उसकी मशीनरी सिर्फ यूज करने के लिए ली, तो मेरे लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, बट इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ रेंट। व्हाट माय पॉइंट? समझे इस पॉइंट को? थर्ड पार्टी की मशीनरी है, मैं यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो रेवेन्यू ही कही जाएगी, ना कि कैपिटल, क्योंकि वो मशीनरी मेरी नहीं है। Profit earning process, where the outgoing expenditure is so related to the carrying on or the conduct of business that it may be regarded as an integral part of profit earning process and not for the acquisition। यानी कि मैं कोई ऐसा खर्चा कर रहा हूं जिससे मुझे प्रॉफिट होने वाला है, ना कि एसेट क्रिएट हो रही है। जैसे कि एग्जांपल, मैं अगर एक बिल्डिंग बना रहा हूं,
तो मैं अगर कुछ खर्चा कर रहा हूं, सीमेंट का, रेती कच्ची का, ये तो उससे मेरी बिल्डिंग बन रही है, तो वो कैपिटल नेचर कही जाएगी। लेकिन मैं अगर बिल्डर हूं और मैं अगर रेती कच्ची वगैरह का खर्चा कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, घर बनेगा, ऑफिस बनेगा, और वो ऑफिस में बेचूंगा तो वो मुझे प्रॉफिट होगा, तो डेट वुड बी प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। गॉट माई पॉइंट? तो वो रेवेन्यू कहा जाएगा। एक ही चीज के दो पहलू है, समझो बात को। अगर मैं एसेट क्रिएट कर रहा हूं खर्चा करके तो वो कैपिटल, और अगर मैं रेवेन्यू क्रिएट कर रहा हूं तो वो मेरी रेवेन्यू नेचर कही जाएगी। ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, बिजनेस, मुझे प्रॉफिट कमाना है या फिर कैपिटल एसेट खड़ी करनी है, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन उससे नक्की होगा कि भाई कैपिटल है या रेवेन्यू है। उसके बाद है फिक्स कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। एक्सपेंडिचर ऑन रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई लॉ बैंड आ रहा है, कुछ मुझे लॉ को फॉलो करके काम करना है, तो और उस पर मैं खर्चा कर रहा हूं, तो डेट वुड बी माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर पेमेंट टू अ राइवल डीलर टू वार्ड ऑफ द कंपटीशन, अगर कोई राइवल है उसको मुझे बिठाना है कि भाई तू एक काम कर, तू बैठ जा, तू ये बिजनेस मत कर, तो मेरे बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने उस बंदे को बिठा दिया, तो डेट वुड बी माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ द एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग एक्सपेंस इन ऑर्डिनरी कॉमर्शियल ट्रेडिंग, तो वो रेवेन्यू कहा जाएगा, कैपिटल नहीं कहा जाएगा, कि भाई ऑर्डिनरी बिजनेस में मुझे कुछ खर्चे करने की जरूरत है तो रेवेन्यू है। If the expenditure is incurred for the initial outlay or for extension of business, या बिजनेस जैसे कि बिजनेस बढ़ाना हो या कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना हो, तो डेट वुड बी माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। If the expenditure is incurred for ensuring the regular supply of raw material, तो रेवेन्यू कहा जाएगा कि भाई रेगुलरली सप्लाई मुझे आता रहे, उसके लिए कि भाई जैसे कि मैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, कि भाई मुझे ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम ना पड़े, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, रॉ मटेरियल स्मूथली आता रहे और मैं अपना बिजनेस करता हूं, तो रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाएगा। व्हेन एन ओनर इनकर एक्सपेंडिचर ऑन एडिशन इन बिल्डिंग विच एनहांसेस इट्स वैल्यू, तो वो कैपिटल नेचर कहा जाएगा। एक्विजिशन ऑफ गुडविल, या कोई बिजनेस में पूरा टू के पूरा टेक ओवर कर लेता हूं गुडविल के साथ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। Expenses incurred by SSE for the purpose of creating, curing or completing the title, कोई एक प्रॉपर्टी मैंने ली लेकिन वो टाइटल डिस्प्यूटेड है कि किसके नाम की है, तो वो सब क्लियरेंस करने के लिए, कोर्ट में से डिसीजन लाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा, तो वो मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर कही जाएगी। Yes, that's the point. ठीक है, आज that's all for today. आई गेस बहुत ज्यादा हो गया। अब एक काम करिएगा फ्रेंड्स, ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन का एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, और उसके बाद स्टडी नोट 2 अब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टडी नोट 2 में एक रिसेंट अमेंडमेंट भी आया हुआ है इस साल, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अमेंडमेंट, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस को आप फॉलो करना जरूरी है, और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस की पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, तो क्या नेक्स्ट सेशन में मुझे इतना इन डिटेल एक्सप्लेनेशन में और टाइम ज्यादा ना जाए। सो थैंक्स फॉर द डे। रेसिडेंशियल स्टेटस आप पढ़ लोगे, और ये टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग का डिफरेंस आप पढ़ लोगे। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अब तक? ओके,
कुछ भी हो तो you can contact me. Thank you for the day. Good night.